नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। गुरुद्वारे के बाहर लोगों की आवाजाही जारी थी। धार्मिक माहौल था। श्रद्धालु आ जा रहे थे और इस भीड़ के बीच शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मौजूद थे। उनके साथ उनकी पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल भी थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तख्त श्री हुजूर साहिब परिसर के पास सुखबीर सिंह बादल पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर ने वार किया और बचाव के दौरान बादल के दाहिने हाथ में चोट लगी। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को काबू कर लिया और बादल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना को सिर्फ एक हमले के तौर पर पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि करीब 2 साल पहले ठीक इसी नेता के साथ एक दूसरे गुरुद्वारे में लगभग ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब हमलावर के हाथ में धारदार हथियार नहीं, पिस्तौल थी और इस बार फिर वही सवाल सामने है। एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक नेता की सुरक्षा के लिए तैनात व्यवस्था के बीच कोई हमलावर उस दूरी तक आखिर पहुंच कैसे गया जहां से हमला किया जा सकता था। 4 दिसंबर 2024 की सुबह अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। सुखबीर सिंह बादल उस वक्त किसी राजनीतिक सभा या चुनावी कार्यक्रम में नहीं थे। वो अकाल तख्त द्वारा सुनाई गई धार्मिक सजा के तहत सेवादार की भूमिका निभा रहे थे। धार्मिक भाषा में उन्हें सुनाई गई सजा में वो तनखैया थे। उन्हें धार्मिक दुराचार के आरोप में सजा सुनाई गई थी। घटना के वक्त उनके पैर में प्लास्टर था और वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक भाला और एक स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर वो अपनी धार्मिक सेवा दे रहे थे। यही दृश्य कुछ सेकंड बाद एक भयावह घटना में बदल गया। एक व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ा, उसके हाथ में पिस्तौल थी। वह इतनी दूरी तक पहुंच चुका था कि किसी को उसके इरादे का अंदाजा होने से पहले ही हथियार बादल की तरफ उठा चुका था। फिर पास खड़े एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और ऊपर की तरफ मोड़ दिया। गोली चली, लेकिन गोली बादल को नहीं लगी। वो पास की दीवार में जा लगी और हमलावर को तुरंत काबू कर लिया गया। हमलावर की पहचान बाद में गुरदासपुर के नारायण सिंह चौरा के रूप में हुई। उस समय ये सिर्फ एक हत्या की कोशिश नहीं थी, ये उस जगह के लिए भी असाधारण घटना थी जहां सुरक्षा, धार्मिक मर्यादा और आम श्रद्धालुओं की आवाजाही एक साथ मौजूद रहती है। और शायद यहीं से इस पूरी कहानी की असली जटिलता शुरू होती है। धार्मिक स्थल में वीआईपी सुरक्षा आखिर कितनी दूर जा सकती है? किसी राजनीतिक नेता की सुरक्षा किसी खुले मैदान या चुनावी रैली में लगना एक आम बात है, एक धार्मिक स्थल में वही सुरक्षा लगना दूसरी बात। ये सुरक्षा एजेंसियों के सामने सिर्फ संभावित हमलावर को पहचानने की चुनौती नहीं होती, उन्हें यह भी देखना होता है कि सुरक्षा की प्रक्रिया खुद धार्मिक वातावरण और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ टकराव पैदा ना करे। 2024 के अमृतसर हमले के बाद तत्कालीन अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने भी इसी मुश्किल की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि धार्मिक भावनाओं को देखते हुए वहां पुलिस कर्मियों को सामान्य तरीके से वर्दी में तैनात करना मुश्किल था और लोगों की तलाशी लेना भी आसान नहीं था। उनका कहना था कि पुलिस ने जो संभव था वो किया और हमलावर को रोकने में सुरक्षा कर्मियों की तत्परता निर्णायक रही। यह बयान इस घटना को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कहानी अचानक सिर्फ सुरक्षा में चूक बनकर नहीं रह जाती। ये ऐसी जगह की सुरक्षा का सवाल बन जाती है जहां आपको एक व्यक्ति को सुरक्षित रखना है, लेकिन ऐसा करते हुए आपको उस जगह के सामान्य धार्मिक जीवन को बाधित भी नहीं करना। गुरुद्वारे में आने वाला हर व्यक्ति संभावित खतरा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति की तलाशी नहीं ली जा सकती, हर किसी को वीआईपी से एक कृत्रिम दूरी पर रखना भी संभव नहीं होता। और यही वह वजह है जहां सुरक्षा व्यवस्था की सबसे मुश्किल परीक्षा शुरू होती है। अब नांदेड़ को देखिए। सुखबीर सिंह बादल तख्त श्री हुजूर साहिब परिसर में मौजूद थे। यहां भी धार्मिक माहौल है, श्रद्धालुओं की आवाजाही है और लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रहती है। इसी वातावरण में एक व्यक्ति उनके करीब पहुंचा, धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। एक पुलिस अधिकारी ने हस्तक्षेप कर हमले को रोकने में भूमिका निभाई और बादल के हाथ में चोट आई। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया और उसकी मकसद की जांच की जाए। और यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसी बड़े राजनीतिक या चरमपंथी नेटवर्क का हिस्सा है। पुलिस को यह पता लगाना होगा कि आरोपी कौन है, वो वहां क्यों आया था, हथियार उसके पास कैसे पहुंचा और क्या उसने पहले ही उस हमले की योजना बनाई थी। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਨਿਹੰਗੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਛੜਯੰਤਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਕੁਝ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਦਣ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, मैं समझदा कि पुलिस ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ पर्दा उठाएगी। लेकिन इन सवालों के जवाब से अलग एक सवाल पहले ही खड़ा हो चुका है, वो बादल तक पहुंचा कैसे? यही सवाल अमृतसर में भी था। वहां एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर उस दूरी तक पहुंच कैसे गया जहां से उसने गोली चला दी। नांदेड़ में एक व्यक्ति धारदार हथियार लेकर उस दूरी तक पहुंचा जहां से वार करने की कोशिश की जा सकी। हथियार बदल गए, जगह बदल गई, हमलावर अलग हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा में चूक, मूल चुनौती वही दिखाई दे रही है। खतरे को उस आखिरी दूरी तक पहुंचने से पहले पहचानना। सुरक्षा सिर्फ शरीर के चारों ओर खड़ा घेरा नहीं है। हम अक्सर वीआईपी सुरक्षा को कुछ सुरक्षा कर्मियों के रूप में देखते हैं, कुछ लोग आगे, कुछ पीछे, कुछ आसपास और बीच में वो व्यक्ति जिसकी सुरक्षा करनी है। लेकिन खतरे को उस व्यक्ति तक पहुंचने से पहले पहचानना होता है, उसके आसपास मौजूद लोगों को, व्यवहार को पढ़ना होता है, भीड़ की दिशा और गति को समझना होता है। संभावित हमलावर को सिर्फ उसके हाथ में मौजूद हथियार से नहीं, बल्कि उसकी गतिविधियों से पहचानना होता है, उसकी हरकतों से पहचानना होता है। धार्मिक स्थल में यह काम और कठिन हो जाता है, क्योंकि यहां बहुत कुछ सामान्य भीड़ के व्यवहार जैसा दिखता है। एक निहंग का पारंपरिक हथियार अपने आप में असामान्य दृश्य नहीं है। एक श्रद्धालु का सुरक्षा घेरे के पास आना अपने आप में खतरा नहीं है। किसी व्यक्ति का नेता की तरफ बढ़ना, देखना, कुछ कदम आगे आना संदिग्ध नहीं माना जा सकता। लेकिन इन सामान्य गतिविधियों के बीच किसी एक ऐसे व्यक्ति की मंशा को पहचानना ही सुरक्षा की असली कला है। और जब वही व्यक्ति हमला करने के लिए हाथ उठाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अमृतसर में गोली चलने से पहले आखिरी क्षण में एक व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया। नांदेड़ में भी हमले को आगे बढ़ने से पहले रोक लिया गया। दोनों बार एक मानवीय प्रतिक्रिया ने शायद कहीं बड़ा नुकसान होने से रोक दिया। लेकिन किसी सुरक्षा व्यवस्था की सफलता को केवल इस आधार पर नहीं मापा जा सकता कि हमला होने के बाद कितनी तेजी से प्रतिक्रिया हुई। एक और सवाल हमेशा रहेगा, क्या उस हमले को उससे कुछ सेकंड पहले रोका जा सकता था? दो घटनाएं, लेकिन नतीजे एक जैसे नहीं हैं। यहां एक फर्क भी समझना जरूरी है। अमृतसर में हमलावर ने गोली चलाई थी और सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे थे। नांदेड़ में धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश हुई और बादल के हाथ में चोट आई। इसलिए दोनों घटनाओं को एक जैसा बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। लेकिन दोनों को एक साथ देखने की वजह है। दोनों बार हमला एक धार्मिक स्थल के वातावरण में हुआ। दोनों बार हमलावर नेता के बेहद करीब पहुंचा। दोनों बार आखिरी क्षणों में मौजूद लोग और सुरक्षा कर्मियों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण रही। और दोनों घटनाओं के बाद वही बुनियादी सवाल उठता है कि सुरक्षा का पहला घेरा खतरे को कितनी जल्दी पहचान पाया। यही वह बिंदु है जहां नांदेड़ की घटना सिर्फ आज की खबर नहीं रह जाती, ये 2024 की घटना की भी याद वापस ले आती और दोनों को साथ रखने पर तस्वीर ज्यादा साफ दिखाई देती। क्या धार्मिक आस्था और सुरक्षा के बीच कोई बेहतर संतुलन संभव है? ये सवाल आसान नहीं है। अगर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी जाए तो धार्मिक स्थल की सामान्य प्रकृति बदल सकती है और श्रद्धालु को शक की नजर से देखा जाने लगे। हर प्रवेश पर कड़ी जांच हो, नेता और आम लोगों के बीच बड़ी दूरी बना दी जाए तो सुरक्षा तो बढ़ सकती है, लेकिन
उस जगह की सहजता और धार्मिक अनुभव प्रभावित होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर धार्मिक मर्यादा के कारण सुरक्षा की सामान्य प्रक्रियाएं सीमित हो जाए तो संभावित हमलावर के लिए वही वातावरण एक अवसर बन जाता है। यही दुविधा अमृतसर में सामने आई थी और नांदेड़ की घटना के बाद फिर चर्चा में। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि धार्मिक स्थल में सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई, सवाल यह होना चाहिए कि ऐसी सुरक्षा कैसे बनाई जाए जो धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदले बिना खतरे को पहचान सके। तकनीक इसमें एक भूमिका निभा सकती है। बेहतर कैमरा कवरेज, भीड़ की मूवमेंट की निगरानी, अलग अलग सुरक्षा परतों के बीच बेहतर समन्वय और वीआईपी के आसपास मौजूद लोगों के व्यवहार को लगातार मॉनिटर करने जैसी व्यवस्थाएं शायद उस संतुलन को बेहतर बना सकती। लेकिन अंततः सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इंसान ही है। वह व्यक्ति जिसे भीड़ में खड़े किसी एक आदमी की चाल को बाकी लोगों से अलग पहचान ले, वह सुरक्षाकर्मी जो ये समझ सके कि कोई व्यक्ति सिर्फ करीब नहीं आ रहा है बल्कि लगातार सही मौके की तलाश कर रहा है, और वह टीम जो हमले की शुरू होने से पहले खतरे को पढ़ सके। अब असली जांच सिर्फ हमलावर की नहीं बल्कि उस रास्ते की भी होनी चाहिए। नांदेड़ पुलिस के सामने फिलहाल सबसे पहले हमलावर से जुड़े सवाल हैं, उसका नाम, उसकी पृष्ठभूमि, उसका मकसद और हमले की तैयारी। सीसीटीवी फुटेज ये समझने में मदद कर सकती है कि वह कहां से आया और कितनी देर तक वहां मौजूद था। पुलिस ये भी देखेगी कि उसने बादल की मूवमेंट के बारे में पहले से कुछ जानकारी हासिल की थी या नहीं। इन सवालों के जवाब महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक और चीज उतनी ही महत्वपूर्ण होगी, उसका रास्ता। वह किस बिंदु से सुरक्षा के करीब आया, उसने क्या देखा, किसने उसे देखा, किस स्तर पर उसे रोका जा सकता था, क्या उस समय सुरक्षा कर्मियों का ध्यान किसी और दिशा में था, और क्या धार्मिक स्थल की भीड़ को संभालने के लिए बनाई गई व्यवस्था में कोई ऐसा खाली स्थान था यानी लूप होल था जिसका उसने फायदा उठाया। क्योंकि किसी भी हमले की कहानी में हमलावर तक पहुंचना जांच का एक हिस्सा है, लेकिन सुरक्षा की कहानी में हमलावर के उस रास्ते को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है जो उस निशाने तक लेकर गया। अमृतसर से नांदेड़ तक सवाल वही है। 2 साल के भीतर 2 घटनाएं हुई। अमृतसर में 1 गोली चली, निशाना बच गया, टारगेट बच गया। नांदेड़ में धारदार हथियार से वार हुआ और हाथ में चोट लगी, खून निकला। दोनों बार हमलावर को मौके पर काबू कर लिया गया। दोनों बार सुरक्षा कर्मियों और आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई और हालात को और गंभीर होने से रोका। लेकिन किसी भी सुरक्षा व्यवस्था की अंतिम कसौटी सिर्फ ये नहीं हो सकती कि हमला होने के बाद उसने कितनी तेजी से प्रतिक्रिया की। उसकी असल कसौटी ये है कि हमलावर को हमला करने की दूरी तक पहुंचने से पहले कितनी जल्दी पहचाना गया। सुखबीर सिंह बादल के मामले में ये सवाल अब दूसरी बार सामने है और शायद नांदेड़ की इस घटना का सबसे जरूरी सबक भी यही है। धार्मिक स्थल को किले में बदलना समाधान नहीं हो सकता, लेकिन धार्मिक स्थल की पवित्रता को सुरक्षा की कमजोरी भी नहीं बनने दिया जा सकता। इन दोनों के बीच जो संतुलन है वही असल चुनौती है। मामले से जुड़े जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइक।